दोस्तों बात 7 अक्टूबर 2021 की है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अजीत पवार की अलग अलग संपत्तियों में, उनके रिश्तेदारों में और अलग अलग हिस्सों में छापा मारती है और 1000 करोड़ की संपत्ति को सीज कर लेता है। सीज करने के बाद कागजात में मिलती है, सभी संपत्ति को अवैध घोषित कर देता है और बेनामी संपत्ति घोषित कर देता है। लेकिन हाल फिलहाल में भी अजीत पवार बीजेपी के साथ शामिल हो जाता है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता है। यह था 5 दिसंबर 2024 और 6 दिसंबर 24 को सुबह उन्हें यह खबर मिलता है कि उसकी संपत्ति को टैक्स फ्री कर दिया गया है। यानी अजीत पवार के पास कोई भी बेनामी संपत्ति नहीं है, सभी अच्छे हैं, ठीक ठाक है। ताइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। वैसी संपत्ति जो वैध या अवैध तरीके से खरीदा जाते हैं और सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता है, वही ब्लैक मनी या बेनामी संपत्ति होती है। दोस्तों 2014 की बात करें तो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार के द्वारा ये ब्लैक मनी को लेके, काला धन को लेके पूरा देश में एक माहौल बनाया था और पूरा देश सिर्फ मोदी मोदी करने लगा था कि काला धन अब वापस आएंगे और इंडिया के हर एक जनता खुशहाल जीवन जिएंगे, क्योंकि सारी बेनामी संपत्ति और ब्लैक मनी इंडिया आ जाएंगे और इंडिया की तरक्की अपने आप हो जाएगी। इससे आम जनता बेहद खुश थे और मोदी मोदी के नारे लगाते थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, मोदी सरकार भी बन जाती है और ब्लैक मनी आने की प्रक्रिया भी अंदर ही अंदर चालू हो जाता है और बात किसी को बाहर पता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि अजीत पवार की, जिसकी एंट्री ही पहली बार 1991 ईस्वी में लोकसभा चुनाव लड़ता है और महाराष्ट्र की सियासत में उनके चाचा शरद पवार है और पहले से एक्टिव होते हैं। अजीत पवार के पिताजी एक फिल्म डायरेक्टर के साथ मुंबई में ही काम किया करते थे, उनके भाई एक बिजनेसमैन है। तो 7 अक्टूबर 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अजीत पवार के देश के अलग अलग हिस्सों में बेनामी संपत्ति, उनके बेटे पार्थ पवार और उसकी पत्नी सुनित्रा पवार की संपत्ति और उनके रिश्तेदारों पर ही एक ही साथ इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग का छापा पड़ता है। लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी जाती है। उसमें सतारा की शुगर फैक्ट्री, गोवा का रिजॉर्ट, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जमीन का टुकड़ा और दिल्ली का एक फ्लैट शामिल है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सीज कर जाती है और बहुत सारे कागजात उस जगह से उन्हें प्राप्त होते हैं और ये साफ साफ इशारा करते हैं कि ये सभी बेनामी संपत्ति है और अवैध रूप से खरीदे गए हैं। ये संपत्ति बहुत तरीके से रिश्वत से, भ्रष्टाचार से, घोटाला से, अवैध माइनिंग से, किडनैपिंग से, स्मगलिंग से और डायरेक्ट काला धन आता है। इतना ही नहीं, आप चाहे वैध तरीके से भी कमाए, अगर सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, यही बेनामी संपत्ति होती है। तरह से कहे तो इसी को ब्लैक मनी कहते हैं, जिससे आप टैक्स नहीं भरते। तो इस तरह से अजीत पवार के ऊपर एक छाप लग जाता है कि उनके पास बेनामी संपत्ति है और पीएम मोदी भी अपनी सभाओं में कई बार बोल चुके हैं कि अजीत पवार के पास घोटाले की संपत्ति है, उन्होंने घोटाला करी है, उनमें कई हजार करोड़ शामिल। जनता में इसकी खुशी का लहर होती है कि बड़े बड़े नेताओं को भी अब कोर्ट में घसीटा जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और आरोप सच होता हुआ साबित हो जाता है और इनकम टैक्स उस पर छापा मारती है। बस इतना ही अंतर होता है, वो बीजेपी के साथ नहीं होता है, बीजेपी से अलग यानी विपक्ष में होता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय के बाद ये सारे सबूत उल्टे पड़ जाते हैं और सारे आरोप बेआधार हो जाते हैं। ये 5 दिसंबर 2024 की बात है, जब अजीत पवार मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं, वो भी बीजेपी के गठबंधन के साथ। 6 दिसंबर 2024 को उनकी सारी संपत्ति सफेद हो जाते हैं। तब कोर्ट कहता है ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे अजीत और उनके पवार के संपत्ति अवैध हो। सभी संपत्ति वैध है और वैध तरीके से खरीदे गए हैं। संपत्ति से जुड़े सारे कागजात, लेन देन उनके पास मौजूद है, ऐसा कोर्ट का कहना है और उनके संपत्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स फ्री कर दिया जाता है। उस पर कई सारे आरोप लगते हैं और लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ जाते ही उसकी संपत्ति कैसे वैध हो गई, या बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो सभी काला धन को सफेद धन बना देता है, सभी
अवैध संपत्ति को वैध संपत्ति बना देता है। इनके पर बीजेपी का कोई नेता या पक्ष में बैठे हुए कोई भी राजनेता इन पर बातें नहीं कहती है और न ही कुछ कहती है। दोस्तों, अगर ऐसा ही होते रहे तो अगर सीधा सीधा हिसाब लगाया जाए तो 1000 करोड़ का अगर 30% अगर अजीत पवार सरकारी खजाने में देते तो सीधा सीधा 300 करोड़ भारत सरकार के खजाना में, यानी जनता के लिए 300 करोड़ आ जाती। तो ये घोटाला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेताओं के द्वारा ही या उसके गुट के नेताओं के द्वारा ही हुआ है।